पूर्णिमा की रात में एक घुमावदार ब्लेड रात की हवा में चीरता हुआ छतों पर खून के निशान छोड़ता है। ये हथियार एक अकेले योद्धा का है जो अपनी चमकती गुलाबी आभा से विनाश का रास्ता बनाता है। उसका प्रचंड प्रहार एक और प्रतिद्वंद्वी को काट डालता है जो शक्तिशाली वार के आगे गिर जाता है। योद्धा खून से लथपथ खड़ा है, उसके चेहरे पर थकान और दृढ़ निश्चय का मिश्रण है। वह चारों ओर से गिरे हुए शरीरों से घिरा है, जबकि एक आवाज उसे उसके परिवार की तकनीकों के अलावा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए ताना मार रही है। वक्ता रक्त दानव पंथ का नेता डग डांग है, जो बताता है कि परिवार की यह तकनीक एक बिगड़ेल बच्चे को दी गई थी। पूर्व मुखिया सान वूजिन नीचे देखता है और योद्धा को अपने ही परिवार का कत्लेआम करने के लिए क्रूर कहता है। फिर डग डांग दूर खड़ी एक छोटी बच्ची की ओर इशारा करते हुए पूछता है कि वह उस बच्ची का क्या करेगा। योद्धा के चेहरे पर निराशा के भाव आ जाते हैं, जिससे पंथ का नेता खुश होता है। वह क्रूरतापूर्वक अपने परिवार के अंतिम मुखिया सान वूजिन को उस छोटी लड़की को भी मार डालने का आदेश देती है। लड़की सान वूयान हुआ अपनी तलवार पकड़े हुए है, उसका चेहरा भय और अवज्ञा के मिले जुले भाव से भरा हुआ है। उसी क्षण उसके मृत साथियों की भूतिया आकृतियां सान वूजिन के पीछे प्रकट होती हैं। वह दुख से सिर झुकाकर अपने कप्तान से माफी मांगता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वह कभी उसके जैसा नहीं बन पाएगा। एक भूतिया हाथ उसे दिलासा देता है, तभी उसके कप्तान की आत्मा धीरे से पूछती है कि क्या वह फिर से डर रहा है। आत्मा उसे बताती है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है और नतीजों की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। उसे अपने कप्तान के कभी हार न मानने वाले शब्द याद आते हैं और वह अंत तक जो कर सकता है करने का फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो वह डग डांग की कठपुतली और अपने कप्तान के लिए खतरा बन जाएगा। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वह तय करता है कि पकड़े जाने के बजाय वह अपनी इच्छा से मरना पसंद करेगा। पंथ का नेता सदमे और गुस्से से ये सब देखता है और जानना चाहता है कि वह क्या करने वाला है। वह घोषणा करता है कि वह उसके शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और उसे मार डालने की कसम खाता है, चाहे वह भूत ही क्यों न बन जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी छाती में चाकू भोंक लेता है और पंथ का नेता गुस्से से चीख उठता है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसके आसपास की दुनिया एक दूर धुंधली याद में खो जाती है। गिरते हुए उसे अपनी समस्याओं से भागने का पछतावा होता है, बजाय इसके कि वह और गंभीरता से जीवन जिए। उसकी आत्मा एक बैंगनी शून्य में भटकती है और उसे एक क्रोधित आवाज अपना नाम पुकारती हुई सुनाई देती है। अचानक एक बूढ़ा आदमी गुस्से से भरा हुआ ये जानने की कोशिश करता है कि क्या जिनको कुछ कहना है। वह खुद को जमीन पर घुटनों के बल बैठा पाता है, काफी युवा उसके हाथ बंधे हुए, और वह पूरी तरह से उलझन में दिख रहा है। वह युवक एक बड़े कमरे में है, बूढ़ा आदमी उसका मूल्यांकन कर रहा है, जबकि बाकी लोग किनारे से देख रहे हैं। वह उस आदमी को अपने पिता सान वूजन के रूप में पहचानता है, जिन्हें उसने 10 सालों से नहीं देखा था। युवक स्तब्ध भाव से ऊपर देखता है और चुपचाप उस आदमी को अपना पिता कहता है। वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, इस उलझन भरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है। उसके बंधे हुए हाथों को देखकर उसकी उलझन और भी गहरी हो जाती है। उसके पिता उस पर चुप रहकर अपने साले की हत्या की बात कबूल करने का आरोप लगाते हैं। युवक हैरान है, सोच रहा है कि क्या उसने सचमुच डैन हासांग नाम के एक आदमी की हत्या की है। उसे अपने दोस्त के साथ मस्ती से शराब पीते हुए एक याद आती है, और उसे याद आता है कि डैन की मौत को 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। फिर उसे अपने दोस्त के शव के पास खड़े होने की याद आती है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा करने का न तो उसका कोई मकसद था और न ही उसकी कोई क्षमता। उसे एहसास होता है कि वह अतीत में लौट गया है, उस पल में जब उसे अपने दोस्त की हत्या के लिए फंसाया गया था। वर्तमान क्षण में वापस आकर अपने पिता के सामने घुटने टेककर वह बस इतना ही कह पाता है कि उसे याद नहीं। परिवार का मुखिया गुस्से से भड़क उठता है और चिल्लाता है कि उसका जवाब बिल्कुल अस्वीकार्य है। उसके तीनों भाई मुस्कुराते हुए देखते हैं कि उनके पिता डैन परिवार को खुश करने के लिए उसे मार डालने की सोच रहे हैं। उसका एक भाई सुझाव देता है कि उसे अपंग बनाकर जिंदा भेज दिया जाए ताकि वे उसे संभाल सकें। फिर सबसे छोटा भाई गठबंधन द्वारा परिवार के किसी सदस्य की मांग का हवाला देते हुए जिनको अग्रिम मोर्चे पर भेजने का प्रस्ताव रखता है। वह तर्क देता है कि मरने के लिए नियत जीवन के लिए यह एक अच्छा तरीका है, क्योंकि उनके पिता चुपचाप इस विचार पर विचार कर रहे हैं। बाकी भाई खुश दिख रहे हैं, ये जानकर कि इस योजना से उन्हें भी वहां जाने से मुक्ति मिल जाएगी। ये अग्रिम पंक्तियां उस सीमा को चिन्हित करती हैं जहां मार्शल गठबंधन ने महान रक्त युद्ध के दौरान रक्त दानव पंथ से युद्ध किया था। हालांकि गठबंधन ने पंथ के आक्रमण को रोक दिया, लेकिन वे कब्जे वाली जमीनों को वापस नहीं पा सके, इसलिए उन्होंने एक निगरानी चौकी स्थापित कर दी।
जिन समझ जाता है कि यह उसके भाइयों के लिए उसे खत्म करने का एक बेहतरीन बहाना है और झूठे आरोप को औचित्य के तौर पर इस्तेमाल करता है। वह घुटनों के बल बैठा रहता है, उसे यकीन है कि उसके किसी भाई बहन ने ही उसके खिलाफ पूरी साजिश रची होगी। उस रात बाद में वह एक कोठरी में अकेला बैठा है, ये जानते हुए कि उसके पिता का फैसला उसके पिछले जन्म जैसा ही है। कदमों की आहट सुनकर वह अपना इरादा और मजबूत करता है, ये सोचकर कि इस बार उसे वो जरूर मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है। एक युवती सान बुयानवा उसके कमरे में आती है, उसके चेहरे पर चिंता के भाव हैं और वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। जिन उसे दिलासा देता है कि वह ठीक है और उसके बारे में पूछता है और वह जवाब देती है कि उसे लगता है कि वह निर्दोष है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वह सिर्फ रोई थी, इसलिए इस बार वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वह दोषी नहीं है। लड़की उसके अप्रत्याशित रूप से दृढ़ और स्पष्ट निर्दोषता के बयान से हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि उसे इतना यकीन क्यों है, तो वह शांति से समझाता है कि उसके पास अपनी इकलौती दोस्त और उसकी मंगेतर को नुकसान पहुंचाने की कोई वजह नहीं थी। वह बताता है कि वे आमने सामने थे जब उसके दोस्त की पीठ में एक तलवार फंसी हुई मिली जो उसके पास नहीं थी। ये समझने के बाद यान पूछेगा कि वह चुप क्यों रहा और अपने पिता के सामने अपना बचाव क्यों नहीं किया। जिन बस इतना जवाब देता है कि उसे अग्रिम पंक्ति में जाना बेहतर लगा, जिससे वह और भी उलझन में पड़ जाती है। बचपन की एक याद उसके ज़हन में कौंधती है, याद करते हुए कि कैसे अपनी मां के गुजर जाने के बाद उसे अकेले ही गुजारा करना पड़ा था। उसकी जबरदस्त याददाश्त ने उसे एक प्रतिभाशाली इंसान बनाया था, लेकिन अपने ईर्ष्यालु भाइयों के बीच जिंदा रहने के लिए उसे एक मूर्ख की तरह काम करना पड़ा। लेकिन ये हरकत एक आत्मघाती आदत बन गई और जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक वह सचमुच सबके लिए एक मूर्ख बन चुका था। 21 सालों तक उसे एक निकम्मा मूर्ख समझा गया, उसके परिवार के लिए शर्म की बात जिसका लगातार मजाक उड़ाया जाता था। अपनी किस्मत बदलने के लिए उसे परिवार छोड़कर अपने नायक तूफानी ड्रैगन सियोल्पन से अग्रिम मोर्चे पर मिलना होगा। लेकिन वह देखता है कि योनवा का रवैया बदल गया है। वह उसे पहले की तरह दिलासा नहीं दे रही है। वह सोच रहा है कि क्या उसका शांत स्वभाव ही इस बार उसकी अलग प्रतिक्रिया का कारण है। तभी उसे किसी और की मौजूदगी का आभास होता है और वह सोच में डूबकर गुनगुनाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि कौन चुपचाप परछाई से उसे देख रहा था। उसके पिता सानवू जंग कोठरी के बाहर खड़े हैं, उनके हाव भाव समझ से परे हैं। जिन हैरान है क्योंकि उसके पिता की मौजूदगी भी उसे यादों से अलग लग रही है। पिछले जन्म में उसके पिता उसे आज़ादी की भीख मांगते देखकर बस आहें भरते और चले जाते। लेकिन इस बार परिवार अपनी बात पर अड़ा रहता है और अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसे सचमुच हत्या के लिए फंसाया गया है। युवक को एहसास होता है कि उसके पिता ने योनवा के साथ उसकी बातचीत जरूर सुन ली होगी। बुजुर्ग व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसे हमेशा से पता था कि जिन जानबूझकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसे छोड़कर जाना चाहता है। वह अपने बेटे से माफी मांगता है और अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद करने के लिए खुद को दोषी मानता है। जिन इस अप्रत्याशित माफी से स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसके पिता ने पहले भी हमेशा उसकी उपेक्षा की थी। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता, जो परिवार के मुखिया थे, भी अपने ससुराल वालों से बहुत प्रभावित थे। उसे एहसास होता है कि उसके पिता की उपेक्षा शायद उसे बचाने का एक धूर्त तरीका था। फिर सानवू जंग पूछता है कि क्या उसके बेटे की कोई आखिरी मांग है इससे पहले कि उसे विदा किया जाए। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिन मुखिया की निजी लाइब्रेरी में सिर्फ एक दिन के लिए जाने की इजाजत मांगता है। उसके पिता इस अनुरोध से हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि वह अभी लाइब्रेरी क्यों जाना चाहता है। जिन बताता है कि उसे अपने परिवार की मार्शल आर्ट न जानने पर शर्म आती है और वह जाने से पहले उसे सीखना चाहता है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसे अपने परिवार की कलाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे दूसरों से तकनीकें चुरानी पड़ती थीं। अगर वह सानवू 13 तलवारें सीख लेता तो उसे पता था कि इस बार वह बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था। उसके पिता सिर्फ किताबों से एक ही दिन में मार्शल आर्ट सीखने के विचार का मजाक उड़ाते हैं। उसके संदेह के बावजूद परिवार का मुखिया आंखें मूंद कर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। युवक खुश तो होता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसके पिता समझौते में एक शर्त जोड़ देते हैं। वृद्ध व्यक्ति कहता है कि अकेले साधना सीखना खतरनाक है, इसलिए वह उसे सीधे सिखा देगा। हालांकि जिन आश्चर्यचकित था, फिर भी वह तुरंत मान गया और निर्देशानुसार कमल मुद्रा में बैठ गया। उसके पिता ने कोठरी के दरवाजे पर हाथ रखकर घोषणा की कि वह आदिम अनंत कलाएं उसे सौंप देगा। फिर वह जिनकी पीठ में एक चमकदार ऊर्जा प्रवाहित करता है और उसे याद करने के लिए एक मंत्र पढ़ता है।
युवक ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसे वो गुप्त कला सिखाई जा रही है जो केवल सिर और बाल ही सीख सकते हैं। उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है जिसके लिए उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वह थोड़ी अजीब लगती है। जैसे जैसे उसके पिता ऊर्जा हस्तांतरण जारी रखते हैं, जिन इस अपरिचित अनुभूति को समझने के लिए संघर्ष करता है। अप्रत्याशित घटनाक्रम को समझते हुए कुछ पल शांति से गुजरते हैं। इसी बीच उसके भाई जोर जोर से विरोध करते हैं और तर्क देते हैं कि उनके पिता को जिनको लाइब्रेरी में नहीं जाने देना चाहिए। सानवू जंग शांति से जवाब देते हैं कि अगर जिन बिना कुछ जाने मर गया तो परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। वह दृढ़ता से कहता है कि उसका निर्णय अंतिम है, जिससे उसके बाकी बेटे स्तब्ध होकर चुप हो जाते हैं। बाद में जिन विशाल पुस्तकालय में अकेला खड़ा है, इस बात के लिए आभारी कि उसका अनुरोध एक दिन के लिए स्वीकार कर लिया गया। वह मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ता है और उसके पीछे एक रहस्यमयी भूतिया आकृति प्रकट होती है। आकृति पूछती है कि क्या एक दिन सचमुच काफी है, और युवक आत्मविश्वास से जवाब देता है कि बस इतना ही काफी है। उसका लक्ष्य एक दिन में कला सीखना नहीं, बल्कि अपनी उत्तम स्मृति से हर छोटी बड़ी बात याद रखना है। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी को कभी एक विलक्षण प्रतिभा की निशानी माना जाता था, जिससे वह अपने साथियों की नकल करके जीवित रह पाता था। कैप्टन सियोलपन ने अपनी इस विशेष क्षमता को एक नाम भी दिया था, जिसे दृश्य स्मृति तकनीक कहा जाता है। अब पुस्तकालय में बैठे बैठे उसे पूरा विश्वास है कि वह सारी जानकारी को आत्मसात कर सकता है और उसका सदुपयोग कर सकता है। वह आदिम अनंत कलाओं और परिवार की सर्वश्रेष्ठ तकनीक 13 तलवारों से अपना अध्ययन शुरू करता है। अनगिनत किताबें दिमाग में ठूंसने के बाद वह पूरी तरह थककर जमीन पर लेट जाता है। वह खुद से कहता है कि उसे 13 तलवारें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं और ताज़ी हवा में बाहर निकलने का फैसला करता है। मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हुए वह युवक अपनी कड़ी पढ़ाई से एक जरूरी ब्रेक लेने के लिए बाहर निकल जाता है। वह पास ही घास पर गिर पड़ता है और सोचता है कि क्या उसे आज के लिए हार मान लेनी चाहिए। जमीन पर लेटे लेटे वह गहरी सांस छोड़ता है, मानसिक थकान उस पर भारी पड़ रही है। वह मानता है कि उसने जो पढ़ा है उसमें से ज्यादातर उसे समझ नहीं आ रहा है, जिससे उसे अपनी मेहनत पर सवाल उठने लगते हैं। अचानक एक जानी पहचानी मजाकिया आवाज हवा में गूंजती है, जो सोच रही है कि वह कौन सी मार्शल आर्ट सीख सकता है। उसके भाई कई युवतियों के साथ वहां से गुजर रहे हैं और उसके कथित आलस्य पर व्यंग्य कर रहे हैं। उनमें 2 महिलाएं हैं जिन्हें वह पहचानता नहीं, और उनमें से एक उसे चुपचाप उत्सुकता से देख रही है। समूह रुक जाता है और दूर से उसे देखता है। तभी एक महिला उसकी पहचान पूछती है। उसका भाई बड़े गर्व से उसे परिवार का शर्मनाक छोटा भाई बताता है और उसे इंसान से ज्यादा सुअर कहता है। युवती यह जानकर हैरान रह जाती है कि अगले ही दिन उसे अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया जा रहा है। एक भाई तुरंत आगे आता है और उस सम्मानित युवा महिला जज से आग्रह करता है कि वह उस पर अपना ध्यान बर्बाद न करे। वे मेहमानों के सामने उसे नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि वह तो बस एक सुअर है जो अपने अपराधों की सजा भुगतने वाला है। वह तुरंत नाम पहचान लेता है और समझ जाता है कि वह प्रसिद्ध प्रतिभाशाली तलवारबाज जुड सुयोल है। उसे याद है कि उसने सुना था कि वह अनुभव हासिल करने के लिए कई परिवारों से मिलने गई थी, और यही उसकी उपस्थिति का कारण है। वह जमीन से उठ खड़ा होता है, तभी उसका सबसे छोटा भाई जी उसके पास तिरस्कार भरी नजरों से आता है। भाई मजाक में पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी रही और उसे अपने नए कौशल दिखाने की चुनौती देता है। जिन उसे टालने की कोशिश करता है और कहता है कि एक दिन की ट्रेनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जल्दी वापस आ जाना चाहिए। इस बर्खास्तगी से नाराज होकर उसका भाई उसे अपमानित करने के इरादे से अचानक मुक्का मारता है। सबको हैरानी होती है जब जिन बिना किसी प्रयास के मुक्का पकड़ लेता है और उसके हाथ के चारों ओर एक हल्की बैंगनी आभा चमक उठती है। हमलावर स्तब्ध होकर चुप हो जाता है। उसे इस बात का पूरा आश्चर्य है कि उसका मुक्का इतनी आसानी से रोक दिया गया। जिन सिहर उठता है, उसे एहसास होता है कि उसका शरीर कितना कमजोर है, अगर सिर्फ मुक्का रोकने से ही उसे दर्द होता है। बाकी भाई बहन जोर से हंसते हैं, जी को एक सुअर द्वारा रोके जाने पर ताना मारते हैं और उसके मुक्के को धीमा बताते हैं। अपमानित और क्रोधित जी आगे बढ़ता है और एक और भी गंभीर और तेज हमला करता है। वह जिन पर ताबड़तोड़ कई वार करता है, जो बिना कोई जवाब दिए वार सहता हुआ दिखाई देता है। युवक वारों की बौछार से मुंह बनाता है और दर्द सहता हुआ पीछे धकेला जाता है। लेकिन जब वह उनकी हरकतों पर गौर करता है तो उसे लगता है कि हमला करने का तरीका अजीब तरह से जाना पहचाना सा लग रहा है। अपने भाई की मार्शल आर्ट में इस पैटर्न को पहचानते ही उसे एक गहरी समझ आती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही सैनवू परिवार की अनोखी युद्ध शैली है। जी अपना लगातार हमला जारी रखता है, अनजाने में ही गेल 13 के प्रहारों का प्रदर्शन करता है।
जैसे ही जिन को इस मौके का एहसास होता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी उत्साहित मुस्कान फैल जाती है और वह कहता है, यह अच्छा है। हमलावर अपने भाई की अजीबोगरीब और खुशनुमा प्रतिक्रिया देखकर हक्का बक्का होकर रुक जाता है। जिन जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कि उसने गलत बोला, फिर अपने भाई को जल्दी करो और हमला करो। देखने वालों को ये बहुत मजेदार लगता है और वे जी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसके हमले उसके निशाने पर जरूर अच्छे लग रहे होंगे। गुस्से से भरकर जी चीखता है और फिर से आगे बढ़ता है, जबकि जिन हंसता है और हमले के लिए तैयार। वास्तविक जीवन के प्रदर्शन से उसे आखिरकार इन गतिविधियों को समझने में मदद मिली। वह सिर्फ मैनुअल से इसे समझ नहीं पाया था। वह इस तकनीक को गेल ब्रेकिंग वेव के रूप में पहचानता है, जिसमें कमजोर बिंदुओं पर निशाना साधने के लिए मुट्ठियों और शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वह देखता है कि उसका भाई चालें सही ढंग से नहीं चला रहा है, जिससे उसके बचाव में एक स्पष्ट जगह बन गई है। गुलाबी चमकती ऊर्जा के साथ जिन अपने भाई की छाती पर वार करता है और उसकी कमजोरी एकदम सही जगह पर लगती है। अप्रत्याशित और शक्तिशाली जवाबी हमले से जी लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर जाता है और खून की खांसी करने लगता है। जिन एक गहरी सांस लेता है और दूरी बनाने के लिए तेजी से पीछे कूदता है। इस छोटी सी झड़प से उसका अपना शरीर भी खुजला रहा है। सबसे बड़ा भाई इस जीत को बेवकूफी बताकर हंसता है और जिन को चुनौती देता है कि वह उन्हें फिर से ये तकनीक दिखाए। युवक को एहसास होता है कि वह आगे बढ़ने के लिए बहुत थक चुका है और अपनी मौजूदा शारीरिक सीमाओं को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। महिला प्रतिभाशाली जी और भाई के व्यवहार को निराशाजनक बताते हुए बोलती है। घबराया हुआ बड़ा भाई जल्दी से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अपने घायल भाई को देखने ही वाला था। जब उसके भाई गिरे हुए जी की मदद करते हैं तो जिन सोचता है कि इतने लंबे समय तक उनसे पिटना कितना दयनीय है। अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हुए समूह अपने घायल भाई को उठाने में मदद करता है और हार मानकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद जिन राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, ये जानते हुए कि उसे अपने शरीर की हालत सुधारने की जरूरत है। घास पर लेटा हुआ वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। लड़ाई और दिन भर की पढ़ाई से पूरी तरह थक चुका है। जब वह आंखें खोलता है और पाता है कि उसके पिता उसके ऊपर खड़े हैं और तटस्थ भाव से नीचे देख रहे हैं, तो वह चौंक जाता है। वह अपने आलसी व्यवहार के लिए हकलाते हुए स्पष्टीकरण देते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे बस इतना कहते हैं कि उसने कड़ी मेहनत की और अच्छा किया, और एक दुर्लभ और सौम्य मुस्कान के साथ स्वीकृति व्यक्त की। जिन अवाक रह जाता है, अपने आमतौर पर दूर रहने वाले पिता के अप्रत्याशित प्रशंसा भरे शब्दों से अभिभूत हो जाता है। फिर परिवार का मुखिया बताता है कि उसकी 4 शादियों में से सिर्फ एक ही उसकी अपनी मर्जी से हुई थी। वह मानता है कि हालांकि उसे पहले लगता था कि वह जो कुछ भी करता है वह परिवार के लिए करता है, लेकिन अब उसे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है। वह पूछता है कि क्या उसके बेटे ने सानबू 13 तलवारों की पुस्तिका पढ़ी है, और जिन पुष्टि करता है कि उसने पढ़ी है। फिर परिवार का मुखिया कहता है कि वह तलवारबाजी का अभ्यास करने जा रहा है और अपने बेटे को अंदर जाने से पहले आराम करने को कहता है। वह अपनी तलवार निकालता है, उसके चेहरे पर एक गंभीर और केंद्रित भाव है और वह तलवारबाजी के प्रदर्शन की तैयारी करता है। तेज और शक्तिशाली चालों के साथ वह परिवार की प्रसिद्ध तलवारबाजी तकनीकों का शानदार प्रदर्शन करता है। जिन विस्मय से देखता है और उस तरल और घातक नृत्य को सानवू 13 तलवारों के रूप में पहचानता है। परिवार का मुखिया पहले से 13वें तक हर बार पिछले से तेज इन रूपों को बार बार दोहराता है। प्रज्वलित ऊर्जा के प्रवाह के साथ वह अविश्वसनीय शक्ति और सटीकता के साथ इन तकनीकों का प्रदर्शन करता है। युवक को कृतज्ञता के भाव से एहसास होता है कि उसके पिता खुद उसके लिए इन आकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुस्तकालय में वापस आकर वह किताबों के ढेर के बीच बैठता है। अब अपनी ताज़ा यादों के साथ उन मैनुअल को क्रॉस लिंक कर सकता है, उनका संदर्भ ले सकता है। वह अपने पूर्वजों की डायरियां पढ़ता है, लेकिन पाता है कि हालांकि उन्होंने कुछ अंतर्दृष्टियां छोड़ी हैं, फिर भी वह उस कला को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। वह किताबों का ढेर नीचे रख देता है और मानता है कि उनके मूल स्वरूप को भी पूरी तरह समझना मुश्किल है। जैसे ही वह एक और किताब उठाता है, उसे उसके कवर में कुछ अजीब सा लगता है। वह रुककर गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि किताब के कवर का एक किनारा दूसरे से काफी मोटा है। वह सावधानी से मोटे कवर को खोलता है, उसे शक है कि अंदर कुछ छिपा हो सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, उसे किताब की जिल्द के अंदर एक मुड़ा हुआ चर्मपत्र मिलता है। वह छिपे हुए कागज को खोलता है और पाता है कि उसमें कुछ और रूपों की व्याख्या लिखी है। दस्तावेज की जांच करते हुए उसे 14वें फॉर्म के विस्तृत चित्र मिले। कागज पलटने पर वह 15वें फॉर्म के निर्देश भी देखकर दंग रह गया।
छिपी हुई तकनीकों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी अनुभूति उभर आई। उस रात बाद में पारिवारिक संपत्ति में सन्नाटा छा गया, इमारतों के अंदर से हल्की हल्की रोशनियां चमक रही थीं। अपने कमरे में सानू याइनवा अपनी वैनिटी पर बैठी चुपचाप अपने बालों को संवार रही थी और अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। वह एक धीमी आह भरती है, उसका मन दिन में पहले घटी घटनाओं की ओर चला जाता है। उसके विचार उस प्रतिभाशाली अतिथि जज सियोल और उसके द्वारा अपने भाइयों के बीच मचाए गए हंगामे की ओर मुड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसके अपने परिवार के सदस्य स्वर्ग के उपहार स्वॉर्ड पीक के प्रसिद्ध अतिथि पर फिदा थे। वर्तमान में वापस आकर वह हताश होकर अपने बालों में हाथ फेरती है और सोचती है कि काश वह थोड़ी और मजबूत होती। उसकी दासियां अंदर आती हैं और गपशप करती हैं कि कैसे चौथे स्वामी को तीसरे युवा स्वामी ने पीटा और घायल कर दिया। उनमें से एक दासी आगे कहती है कि वह लेडी जुगे के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहा था और उसके सामने ही बेहोश हो गया। दासियां इस अपमानजनक कहानी पर जोर से हंसती हैं, लेकिन अचानक हुई हलचल से वे तुरंत चुप हो जाती हैं। याइनवा खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें एक खतरनाक लाल रोशनी से चमक रही हैं और वह उनसे वही दोहराने के लिए कहती है जो उन्होंने अभी कहा था। उसके अचानक बदले हुए व्यवहार से भयभीत नौकरानियां घबराहट में पुष्टि करती हैं कि कहानी सच है। वे पूरी तरह से हैरान और गुस्से में हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिन उनके भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकता है। इस बीच जुगे सियोल को अपनी साथी से एक दस्तावेज मिलता है जिसमें साउंडवू जिन के बारे में जानकारी है। प्रतिभाशाली तलवारबाज अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वह जानकारी खरीदने के बदले उसे पैसे देगी। उसकी साथी पूछती है कि उसे मोटे युवा स्वामी में इतनी दिलचस्पी क्यों है और जज मानती है कि वह उनके शरीर को देखकर दंग रह गई थी। नीले बालों वाली लड़की भी इस बात से सहमत है और गौर करती है कि कैसे एक टेडी बियर को पकड़े हुए उनकी आंखें चर्बी में धंसी हुई थीं। उनके हाथ में पकड़ा हुआ टेडी बियर हवा का एक झोंका छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, मानो किसी की हंसी की नकल कर रहा हो। शूज मजाक में कहती है कि उसकी दोस्त को सिर्फ इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि जिन उस अनमोल गुड़िया जैसा दिखता है जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती है। लेकिन उसकी साथी बताती है कि उसने जो चाल चली थी वह एक साधारण चाल थी, जिससे उसे उसके अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह प्रतिभाशाली लड़की अपनी दोस्त की गहरी समझ की कद्र करती है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि वह इतने कमजोर शारीरिक व्यक्ति के साथ क्यों उलझी। वह सोचती है कि अगर उनके अपने स्वामी भी उसकी दोस्त की जिज्ञासा को नहीं समझ पाए तो उसे भी उसे समझने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रतिभाशाली तलवारबाज को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसकी साथी अपनी आंखों पर बाल ढके हुए भी पढ़ सकती है। नीले बालों वाली लड़की बस इतना कहती है कि चूंकि वह अक्षर देख सकती है, इसलिए वह उन्हें पढ़ भी सकती है। शूज अपनी दोस्त के अनोखे हेयर स्टाइल पर सोचती है और सोचती है कि क्या उसे कोई बदलाव सुझाना चाहिए। लेकिन उसकी साथी चिढ़ाती है कि अगर शूज को पहले से ज्यादा तवज्जो मिली तो उसे जलन हो सकती है। शूज हंसते हुए कहती है कि उसे एक ऐसी दोस्त पाकर खुशी हुई जिसे सुर्खियों में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की जवाब देती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है और वह इस बात की सराहना करती है कि शूज उसके प्रसिद्ध परिवार के आम सदस्यों जैसा नहीं है। अगली सुबह जिन अपने पिता और बहन के साथ उसे विदा करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर जाने की तैयारी करता है। परिवार का मुखिया अपने बेटे से कहता है कि वह स्वस्थ रहे और इस दौरान उनके नाम का सम्मान बढ़ाए। जिन सम्मानपूर्वक झुकता है और वादा करता है कि वह परिवार का सम्मान जरूर करेगा और उनसे दोबारा मिलने आएगा। फिर वह अपनी बहन का इतनी जल्दी आने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वह कहती है कि इतनी लंबी यात्रा के लिए ऐसा होना स्वाभाविक ही है। फिर यानवा उसे अपनी यात्रा पर ले जाने के लिए सावधानी से लपेटा हुआ एक पैकेट आगे बढ़ाती है। वह बंडल लेकर पूछता है कि अंदर क्या है और वह बताती है कि उसने उसके खाने के लिए चावल के गोले बनाए हैं। वह पूछता है कि क्या उसने खुद बनाए हैं और वह इसकी पुष्टि करती है, हालांकि वह स्वीकार करती है कि वह स्वाद की गारंटी नहीं दे सकती। युवक गर्मजोशी से मुस्कुराता है, उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसे ये बहुत पसंद आएंगे और कहता है कि उसके पास सिर्फ वही है। विदाई के बाद वह अपने घोड़े पर सवार होकर अग्रिम मोर्चे की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पिता और बहन चुपचाप उसे और उसके साथियों को पारिवारिक संपत्ति से बाहर निकलते हुए देखते रहते हैं। कुछ देर बाद उनका समूह घने जंगल के रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। अचानक जिन ने लगाम खींची, जिससे उसका घोड़ा अचानक रुक गया और पीछे खड़े पहरेदारों को हैरानी हुई। उनमें से एक आदमी ने अचानक रुकने के बारे में पूछा, लेकिन जिन ने बस इतना कहा कि अभी आराम करने का समय नहीं हुआ है। उसने समूह के नेता झांग गांसोव को देखा और पाया कि वह आदमी चिंतित लग रहा था कि कहीं वह कोई मुसीबत न खड़ी कर दे।
युवक ने स्तब्ध गार्डों को शांति से बताया कि वह यूनान तक का बाकी रास्ता दौड़कर तय करेगा। उसने स्पष्ट किया कि वह ये सिर्फ प्रशिक्षण के लिए नहीं बल्कि वजन कम करने के लिए भी कर रहा है। गार्डों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसे लंबी दूरी और उसकी मौजूदा शारीरिक स्थिति का जिक्र किया। नेता ने आह भरी, उसके दृढ़ निश्चय को समझते हुए, लेकिन अनुबंध के कारण होने वाले नुकसान की चिंता करते हुए। उनकी हिचकिचाहट देखकर जिन ने नेता से पूछा कि यात्रा के लिए उसे जो घोड़ा दिया गया है उसके बारे में वह क्या सोचता है। वह व्यक्ति सहमत है कि यह एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि युवक क्या कहना चाह रहा है। जिन फिर उस कीमती घोड़े को एस्कॉर्ट्स को देने की पेशकश करता है, जिससे लीडर कुछ पल के लिए अवाक रह जाता है। दूसरे गार्ड तुरंत फुसफुसाने लगते हैं, ये समझते हुए कि ऐसे घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा होगी। उसे उम्मीद थी कि वे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका लालच देखकर थोड़ा निराशा होती है। हालांकि नेता आह भरता है और युवा स्वामी के साथ ईमानदार होने का फैसला करता है। वह समझाता है कि उस गुणवत्ता वाले घोड़े के लिए ये कीमत इतनी ज्यादा होगी कि वे इसे एक साधारण शुल्क के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस अप्रत्याशित ईमानदारी से आश्चर्यचकित होकर जिन योद्धा को गलत समझने के लिए क्षमा मांगता है और उसके चरित्र की प्रशंसा करता है। वह आदमी अजीब तरह से तारीफ को कमतर आंकने की कोशिश करता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसे घोड़े की ऊंची कीमत का पूरा अंदाजा है। वह आगे कहता है कि उसे ये भी चिंता है कि अगर वह इतना बढ़िया जानवर अपने पास रखेगा तो उसका अपना संकल्प कमजोर पड़ सकता है। जिन प्रस्ताव रखता है कि वे इसे एक पारस्परिक रूप से लाभकारी लेन देन समझें और घोड़े के बदले में कुछ सुविधाएं मांगें। नेता युवा स्वामी को नए सम्मान से देखता है, यह महसूस करते हुए कि वह अफवाहों से बिल्कुल अलग है। वह शर्तों से सहमत हो जाता है, जिनसे हाथ मिलाता है और वादा करता है कि वे उसे समायोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह उसकी लंबी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो घोड़े से 3 दिन में पूरी हो जाती, लेकिन पैदल चलने में उससे कहीं ज्यादा। वह जानता है कि यह कठिन काम मुश्किल होगा, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि यही उसके पुनर्जन्म का पोषण होगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह कसम खाता है कि इस जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, वह अलग ही रहेगा। ये यात्रा जल्द ही उसके अस्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज्यादा साबित होती है और वह जल्द ही इस थकान से बीमार पड़ जाता है। उसके अनुरक्षक उसकी तरफ दौड़े, उन्हें चिंता हुई कि कहीं वह अग्रिम पंक्ति में जाने से बचने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहा। लेकिन वह उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है, अपना मुंह पोंछता है और कहता है कि उसने पर्याप्त आराम कर लिया है और अब जाने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह थककर जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ है और अनुरक्षक उसे देख रहे हैं। घोड़ों के साथ खड़े होकर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि दौड़ना उसके लिए कितना मुश्किल लग रहा है। वह अभी 30 मिनट भी नहीं टिक पाया है और अब वह इतना कमजोर महसूस कर रहा है कि एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा है। उसे लगता है कि कोई कपड़ा उसके चेहरे से पसीना पोंछ रहा है और वह उलझन में ऊपर देखता है। नीले बालों वाली एक युवती उसे रुमाल देते हुए कहती है कि वह अपना पसीना पोंछ ले। वह उसे देखकर चौंक जाता है, उसे युवती किया के रूप में पहचानता है और अपनी स्थिति पर शर्मिंदा महसूस करता है। लड़की को आश्चर्य होता है कि वह उसका नाम जानता है, इसलिए वह समझाता है कि उसकी याददाश्त उसे पिछले दिन की याद दिलाती है। वह उससे कहती है कि वह रुमाल रख ले क्योंकि उसके पास और भी कई हैं, और उसे उसके हाथ में रख देती है। जैसे ही वह रुमाल अपने चेहरे पर रखता है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी अप्रत्याशित दयालुता पर क्या प्रतिक्रिया दे। फिर वह एक हल्की सी मुस्कान और प्रोत्साहन भरे कुछ शब्द देती है और कहती है कि वह उसका उत्साहवर्धन करेगी। युवती मुड़कर चली जाती है और उसे और उसके साथियों को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ देती है। पहरेदार हैरान और ईर्ष्यालु है कि उसे इतनी प्यारी युवती से रुमाल मिला। उसे गर्व का अनुभव होता है, हालांकि उसे शक है कि उसकी दयालुता का कोई रोमांटिक इरादा नहीं था। प्रोत्साहन से नई ऊर्जा पाकर वह उछलकर खड़ा हो जाता है और आदमियों को दौड़ जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उसका नया उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वह जल्द ही फिर से बेहोश हो जाता है और फिर से बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत देखकर आदमियों ने फैसला किया कि आगे बढ़ने से पहले रुककर कुछ खाना चाहिए। खाने के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि इस सफर में उसे काफी बाहर खाना पड़ेगा। उसी शाम समूह जंगल में कैंपफायर जलाकर रात के लिए खाना तैयार करता है। जिन उन आदमियों के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह भी उनका खाना खा सकता है। नेता सहमत तो होता है, लेकिन उत्सुकता से पूछता है कि वह अपनी बहन द्वारा बनाया गया खाना क्यों नहीं खा रहा है। उपेक्षापूर्ण हंसी के साथ वह साफ साफ कहता है कि उसकी बहन का बनाया खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है।
सभी पुरुष हंसने लगते हैं और मानते हैं कि अगर एक प्रतिष्ठित परिवार की खूबसूरत महिला भी अच्छा खाना बना सकती है तो यह अन्याय होगा। एक पहरेदार उसकी बेरुखी पर मजाक करता है, लेकिन अचानक एहसास होते ही जिन की मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है, उसके चेहरे पर एक गहरा भाव आ जाता है और वह एक नए, बेचैन कर देने वाले विचार पर विचार करता है। दूर वह छोटे छोटे जानवरों और पक्षियों की कल्पना करता है जिन्होंने शायद चावल के गोले खा लिए होंगे। उसके मन में वह दृश्य भयावह हो जाता है जब जीव जमीन पर बेजान पड़े होते हैं, जो उसके डर की पुष्टि करता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी बहन यानवा इस बार उसके पिछले जन्म की तुलना में अलग व्यवहार कर रही थी। पिछले जन्म में वही उसका एकमात्र परिवार थी और उसकी चिंतित आंखों में उसे सुकून मिलता था। लेकिन अब उसे वह अकथनीय घृणा और तिरस्कार याद आता है जिसे उसने कभी अपनी कल्पना मानकर खारिज कर दिया था। उसे आखिरकार समझ आता है कि उसका मूर्ख अतीत उसके सामने मौजूद सच्चाई को देखने में नाकाम रहा था। शुरू से ही उसकी बहन कभी उसके पक्ष में नहीं थी और हो सकता है कि वह उसके दोस्त की हत्या में भी शामिल रही हो। उसे एक गहरा सदमा लगता है, यह एहसास करते हुए कि जैसे उसने अपने पिता का विश्वास जीता था, वैसे ही अब उसने अपनी बहन को भी खो दिया है। नए इरादे के साथ उठ खड़ा होता है और उन आदमियों से कहता है कि वह उनका प्रशिक्षण जारी रखने के लिए तैयार है। एक विनम्र मुस्कान के साथ वह पूछता है कि क्या वह अपने अभ्यास के लिए उनका एक ब्लेड उधार ले सकता है। बाकी की यात्रा उस युवक के लिए एक निरंतर और कठिन प्रशिक्षण सत्र बन गई। जब वे यात्रा करते तो वह दौड़ता, जब वे आराम करते तो अपनी तलवार घुमाता और अपनी पूरी क्षमता तक खुद को झोंकता। उसने कम नींद लेकर भी अपनी साधना विधियों का अभ्यास किया, एक भी पल बर्बाद न करने का दृढ़ निश्चय किया। वह जानता है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक मौत के जाल में फंसे हैं, इसलिए उसके पास खुद को पूरी तरह से झोंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसके एस्कॉर्ट समूह का नेता स्वीकार करता है कि उसने आज तक किसी को युवा मास्टर जितना जोरदार प्रशिक्षण लेते नहीं देखा। वह स्वीकार करता है कि पहले तो उसे नहीं लगा था कि जिन ज्यादा देर तक टिक पाएगा, लेकिन अब उसे अपने शुरुआती फैसले पर शर्म आती है। युवक बस मुस्कुराता है और बताता है कि वह बस इसलिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। अचानक वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है और कड़ी ट्रेनिंग के कारण उसे चक्कर आने लगता है। खतरा भांपकर एस्कॉर्ट्स तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं और पूछते हैं कि वहां कौन है। पेड़ों के बीच से कुछ खुरदुरे दिखने वाले आदमी निकलते हैं और लड़ाई में शिष्टाचार की अपेक्षा रखने वालों का मजाक उड़ाते हैं। वे डाकुओं के एक बड़े समूह से घिर जाते हैं और उन्हें हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हैं। डाकुओं का सरदार, एक विशालकाय आदमी जिसके हाथ में दो तरफा कुल्हाड़ी है, उनके सिर दो टुकड़ों में फाड़ देने की धमकी देता है। एस्कॉर्ट लीडर चौंक जाता है, ये पहचानकर कि वह आदमी ग्रीन टाइगर गैंग का कुख्यात सरगना मक्कू सैम है। वह जल्दी से जिन के कान में फुसफुसाता है और कहता है कि अगर लड़ाई छिड़ जाए तो घोड़ा लेकर भाग जाना। जिन को याद आता है कि उसने डाकू सरदार के बारे में सुना था, जो एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। एस्कॉर्ट लीडर आगे बढ़ता है और डाकू का आदरपूर्वक अभिवादन करता है, उसकी प्रतिष्ठा का बखान करता है। वह टोल देने की पेशकश करता है, इस उम्मीद में कि हिंसा के बजाय बातचीत से स्थिति शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगी। डाकू लीडर टोल देने की बात से सहमत होता है, फिर घोषणा करता है कि टोल ही उनकी सारी संपत्ति है। अपने आदमियों की हंसी के बीच एस्कॉर्ट लीडर जिनसे घोड़े पर सवार होकर भाग जाने का आग्रह करता है, लेकिन वह युवक अपनी जगह पर अड़ा रहता है और गुस्से से पूछता है कि उन्होंने सेनवू परिवार के तीसरे बेटे पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। डाकुओं का सरदार उसे देखता है, ये जानकर हैरान होता है कि वह इतने प्रतिष्ठित परिवार से है। डाकुओं का सरदार बस हंसी उड़ाता है, परिवार के नाम से बेपरवाह और साफ तौर पर डरा हुआ नहीं। आत्मविश्वास से भरे, जिन और उसके साथी ग्रीन टाइगर गैंग के साथ होने वाले अपरिहार्य टकराव की तैयारी करते हैं। डाकुओं का सरदार उन पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाता है, लेकिन जिन घबराहट में जोर देकर कहता है कि वह सानवू परिवार से है। अपनी पहचान साबित करने के लिए वह एक सुनहरा पारिवारिक पदक निकालता है और उसे अपनी वंशावली का प्रमाण बताता है। नेता मांग करता है कि वह पदक को जांच के लिए फेंक दे और पास जाने से इनकार कर देता है। एक अनुरक्षक उसे पास न आने की चेतावनी देता है क्योंकि उसे डर है कि यह एक जाल है, लेकिन डाकू धमकी देता है कि अगर वे नहीं माने तो हमला कर देगा। जिन अनिच्छा से उसे फेंकने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह जिद करता है कि डाकू उसकी असलियत जांचने के बाद उसे वापस कर दे। वह पदक हवा में उछालता है और डाकुओं का सरदार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह उस सोने की वस्तु को पकड़ लेता है, उसके चेहरे पर विजय का भाव है और वह उसे देखने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन जैसे ही वह नीचे देखता है, जिन अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है, उसकी तलवार खींची हुई है और वार करने के लिए तैयार है। वह एक शक्तिशाली हमला करता है, जिससे डाकुओं का सरदार अचानक हुए हमले से पूरी तरह अचंभित रह जाता है। डाकुओं का सरदार दर्द से कराह उठता है क्योंकि तलवार उसे काटती है और समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। उसके आदमी और उसके साथी स्तब्ध होकर चुपचाप देखते हैं कि उनका नेता पलक झपकते ही घायल हो जाता है। ये समझते हुए कि यह एक जाल है, डाकू जल्दी से अपनी तलवारें निकालते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिन उनके लिए तैयार है, उसके हाथ तलवार की मूठ पर स्थिर हैं और वह लड़ाई के लिए तैयार है। वह उनके आक्रमण का सीधा सामना करता है और शांत और एकाग्र भाव से उनके हमलों को विफल कर देता है। तेज और सटीक चालों के साथ वह आक्रमणकारी डाकुओं को आसानी से काट डालता है। दुश्मन की पंक्तियों में विनाश का रास्ता बनाते हुए उसका ब्लेड एक हल्की गुलाबी आभा से चमकता है। अपने युवा स्वामी को कार्रवाई करते देख अनुरक्षक दल का नेता अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और उन्हें आगे बढ़ने और उनका साथ देने के लिए कहता है। उसके अद्भुत कौशल से भयभीत बाकी डाकू घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वह विजयी होकर भागते हुए आदमियों की ओर पीठ करके खड़ा है और उस पर एक अद्भुत अनुभूति छा रही है। वह अपनी खून से सनी तलवार थामे हुए है और इतने लंबे समय के बाद आखिरकार अपने तन मन में एक लय महसूस कर रहा है। उसे गहरी संतुष्टि का एहसास हो रहा है। वह युद्ध के मैदान के परिचित माहौल में आनंदित हो रहा है। वह गिरे हुए डाकुओं के बीच खड़ा है, अपने हैरान अनुरक्षकों के अलावा अकेला बचा हुआ। लेकिन जैसे ही एड्रेनालाइन कम होता है, वह जमीन पर गिर पड़ता है, लड़ाई से पूरी तरह थककर। उसके अनुरक्षक दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे विस्मय और चिंता से देखते हैं। नेता पूछता है कि क्या वह एक तरोताजा बुजुर्ग है, जिसे यकीन नहीं हो रहा कि एक युवा गुरु के पास इतना हुनर हो सकता है। जिन ने इस सवाल को हंसते हुए टाल दिया और कहा कि कोई भी तरोताजा बुजुर्ग एक ही लड़ाई के बाद थककर गिर नहीं सकता। नेता सहमत तो है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति का बिना किसी हिचकिचाहट के किसी को मार डालना वाकई प्रभावशाली है। वह आगे कहता है कि लाशों से भरी जगह में उसे इतने आराम से आराम करते देखना और भी अजीब है। फिर वह अपनी तलवार की चमक देखकर सोचता है कि शायद ये पौराणिक तलवार काय ही होगी। ये जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि उसने प्रसिद्ध सानवु 13 तलवारों का इस्तेमाल किया था, जो एक प्रतिष्ठित फैंटम तलवार तकनीक है। नेता इतने प्रसिद्ध परिवार की दूसरी महान तकनीक की शक्ति से प्रभावित होता है। उसे अपनी 20 साल की संचित ऊर्जा पर शर्म आती है, इसलिए जिन पूछता है कि वह कौन सी साधना विधि अपनाता है। वह व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसे केवल 6 सामंजस्य साधना विधि ही पता है, क्योंकि उसे बस यही मिल पाई थी। जिन इसे एक सामान्य घटिया विधि मानता है जो किसी भी बाजार में आसानी से मिल सकती है। फिर वह उस आदमी को ये कहकर चौंका देता है कि इतने बुनियादी तरीके से 20 साल की ऊर्जा का निर्माण करना वाकई काफी प्रभावशाली है। नेता अपने आदमियों को काम पर लगने के लिए कहता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और नए दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिखाई देता है। जिन उन्हें देखता है और उस आदमी में अपने अतीत का प्रतिबिंब देखता है, जिसकी मेहनत संसाधनों की कमी के कारण रंग नहीं ला पाई है। पुरुष अपने घोड़ों को आगे बढ़ाते हैं। युद्ध के बाद युवा स्वामी के प्रति उनका सम्मान बहुत बढ़ गया है। युवा योद्धा शांत चिंतन में बैठा है और प्रस्थान की तैयारी करते हुए उसके मन में एक नई योजना बन रही है। कई दिनों की लगातार दौड़ और प्रशिक्षण के बाद समूह अंततः यूनान प्रांत के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। आखिरकार 9 दिनों की लंबी यात्रा के बाद समूह एक अच्छी सराय में पहुंचता है, जहां सभी को राहत मिलती है। जिन उदारता से एक राउंड ड्रिंक्स का खर्च उठाने की पेशकश करता है और समूह के रूप में अपने आखिरी दिन का जश्न मनाता है। सभी लोग उसकी उदारता की सराहना करते हुए और उस पर अपना विश्वास दोहराते हुए खुशी मनाते हैं। वह मुस्कुराता है, उन आदमियों के साथ आखिरी भोजन साझा करके खुश है जो इस कठिन यात्रा में उसके साथ आए हैं। बाद में वे सब एक मेज के चारों ओर बैठकर पेय पदार्थ और अपनी यात्रा के किस्से साझा करते हैं। उनमें से एक योद्धा बताता है कि वह ये काम पूरा होने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के पास घर लौटने की योजना बना रहा है। एक और आदमी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि भटकते योद्धाओं को परिवार नहीं रखना चाहिए ताकि वे उन्हें बांध सकें। मजाक करते हुए सराय का मालिक एक खूबसूरत युवती के आने की घोषणा करता है। जिन और बाकी लोग मुड़कर देखते हैं कि वह कौन है और उनमें से एक आदमी उसे अपनी यात्रा से पहचान लेता है। युवती किया ज्ञान सराय में प्रवेश करती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और संयमित है। वह कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसकी नजरें मेज पर बैठे पुरुषों से मिलती हैं। अनुरक्षक तुरंत पहचान जाता है कि यह वही दयालु महिला है जिसने रास्ते में जिनको रुमाल दिया था।
उनमें से एक आदमी जिन को धक्का देता है और उत्साह से इशारा करता है कि युवती की यहाँ ज्ञान आ गई है। वह खड़ा होता है और उत्साह से हाथ हिलाकर उसे बुलाता है और उनकी मुलाकात के संयोग पर टिप्पणी करता है। वह उत्सुकता से उसे अपनी मेज पर अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करता है और उसके बैठने के लिए जगह खाली करता है। फिर वह घबराकर हंसता है, यह महसूस करते हुए कि वह अपना निमंत्रण पूरा करने से पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुकी है। दोनों पुरुष उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, उसे एक पे देते हैं और पूछते हैं कि क्या वह कुछ खाना ऑर्डर करना चाहेगी। वह विनम्रता से फिलहाल खाना लेने से मना कर देती है। उसके चेहरे पर कुछ सोच विचार का भाव है, मानो वह कुछ सोच रही हो। फिर सबको चौंकाते हुए वह घोषणा करती है कि वह भी अग्रिम मोर्चे पर स्वयंसेवा करने के बारे में सोच रही है। जिन उसकी बात सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने अभी क्या सुना है। युवती अपना मुंह ढक लेती है और अपने अचानक लिए गए फैसले को समझाने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश करती है। जिनको यकीन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि नामी गिरामी योद्धा भी ऐसी खतरनाक जगह पर जाने से कतराते हैं। वह उससे सीधे पूछता है कि वह अग्रिम मोर्चे पर स्वयंसेवक के रूप में क्यों काम करना चाहती है, लेकिन वह चुप रहती है। बात बदलते हुए वह कहता है कि पिछली मुलाकात के बाद से उसका वजन काफी कम हो गया है। वह हंसते हुए बताता है कि ऐसा उसकी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है और वह भी इस बात से सहमत है कि वह काफी दुबला पतला हो गया है। एक एस्कॉर्ट भी बीच में आकर युवा मास्टर की यात्रा के दौरान की गई अविश्वसनीय मेहनत की तारीफ करता है। वह आगे कहता है कि वजन कम करने के बाद से युवा मास्टर काफी खूबसूरत हो गया है और जिन गर्व से सहमत हो जाता है। युवती फिर माफी मांगते हुए कहती है कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है और मेज से उठकर चली जाती है। वह भीड़ से दूर चली जाती है, उसके चेहरे के भाव समझ से परे हैं और वह सराय के एक शांत हिस्से की ओर बढ़ जाती है। मेज पर बैठे पुरुष अपनी खुशनुमा बातचीत फिर से शुरू करते हैं और जिन को एक और ड्रिंक पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, लंबी यात्रा के बाद मिले इस सौहार्दपूर्ण और सुकून भरे पल का आनंद लेता है। बाहर एक शांत जगह में अकेले युवती राहत की सांस लेती है, आखिरकार अब वह खुद के लिए स्वतंत्र हो पाती है। वह मन ही मन स्वीकार करती है कि उसे युवा स्वामी का दुबला पतला रूप बहुत प्यारा लगा। उसके नए रूप ने उसे अपनी प्यारी गुड़िया, एक छोटे से टेडी बियर की याद दिला दी, जिसे वह डम्पलिंग कहती है। उसे डाकुओं के खिलाफ उसके द्वारा किए गए प्रभावशाली प्रहार और उसके अतीत के बारे में सीखी गई दिलचस्प बातें याद आती हैं। इन सब बातों ने उसकी जिज्ञासा को जगाया था और उसे उसकी ओर एक ऐसे तरीके से खींचा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसे उसका लड़खड़ाता हुआ रूप और उसकी लगभग अवास्तविक सहनशक्ति की कमी भी याद है। उसे लगा कि वह उसे रक्तपंथ के राक्षसों के हाथों मरने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकती। उसकी छिपी हुई सुंदरता की साक्षी होने के नाते उसे आने वाले खतरों से बचाना उसका कर्तव्य था। यही असली वजह थी कि वह उसके पीछे पीछे इस सराय तक आई थी। लेकिन उसे सही रास्ता बताने में उसे दिक्कत हो रही थी। वह तय करती है कि चूंकि अब वह कमजोर नहीं रहा, इसलिए अब उसके लिए अग्रिम मोर्चे पर जाने का कोई मतलब नहीं है। मन बनाकर वह अगले दिन घर लौटने की योजना बनाती है। अब उसकी रक्षा का उसका मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह जंगल से गुजर रही होती है, अचानक एक आवाज उसे चौंका देती है और वह डर के मारे चीख पड़ती है। वह तलवार जैसी पतली तनकर बेतहाशा मदद के लिए पुकारती है। एक अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजरती है और वह अपने हाल पर छोड़ दी जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है और सोचती है कि यह कैसा राक्षस हो सकता है। लाल आभा वाला एक विशालकाय छायादार आकार उसके ऊपर मंडरा रहा है। उसका मांसल रूप एक घातक लड़ाई का वादा कर रहा है। वह जीव अविश्वसनीय गति से हमला करता है और उसे डर के मारे यह एहसास होता है कि उसका खुद को बचाने का कोई इरादा नहीं है। एक रास्ता देखकर वह अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करती है और एक ही निर्णायक वार से लड़ाई खत्म करने की तैयारी करती है। वह जोरदार वार करती है, उसकी तलवार हवा में चीरती हुई एक चमकदार नीली ऊर्जा से चमकती है। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि वह जीव बिना किसी नुकसान के अपने नंगे हाथों से उसके हमले को आसानी से विफल कर देता है। वह छायादार आकृति हवा में उछलती है, उसके शरीर से एक गहरी और भयावह ऊर्जा निकलती है और वह वार करने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक जोरदार वार करती है जिससे वह दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर उड़ जाती है। फिर वह प्राणी एक अजीब फैलती हुई ऊर्जा तरंग छोड़ता है जिससे वह उस प्रहार के लिए तैयार हो जाती है। वह हमले को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वार की ताकत उसे जमीन पर फिसला देती है। जैसे ही धूल जमती है, वह अविश्वास से ऊपर देखती है, सोचती है कि आखिर वह किस तरह के राक्षस का सामना कर रही है। उस राक्षस का साया गायब हो जाता है और एक अजीब सिल हुए मुंह वाला एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई देता है।
वह एक आदिम चीख निकालता है और फिर से आगे बढ़ता है, उसकी आंखें एक खतरनाक लाल रोशनी से चमक रही हैं। वह अपनी चमकती नीली तलवार तैयार करती है, अपनी शक्ति से उसके क्रूर हमले का सामना करने के लिए तैयार। वह तेजी से कई वार करती है, लेकिन वह आदमी अपने नंगे हाथों से हर वार को आसानी से रोक लेता है। वह पूरी तरह से स्तब्ध है, उसकी बाहें उसके डंडों के जोर से कांप रही हैं, उसकी अपार शक्ति को समझ नहीं पा रही। अचानक पहरा दे रहा एक सिपाही शोर मचाते हुए वापस दौड़ता हुआ आता है। वह बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हट्टा कट्टा आदमी युवती को पकड़ लेता है और उसे ढाल बना लेता है। रक्षक की तलवार उस जीव की अविश्वसनीय रूप से कठोर त्वचा से टकराकर टूट जाती है, जिससे उसका हाथ हिल जाता है। वह अविश्वास से अपनी टूटी हुई तलवार को देखता है, उस आदमी की अप्राकृतिक मजबूती देखकर दंग रह जाता है। फिर वह जीव उस रक्षक पर बेरहमी से हमला करता है, जो अब उस शक्तिशाली हमले के सामने असहाय है। वह युवती को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी चीखें दबाने के लिए अपने विशाल हाथ से उसका मुंह ढक लेता है। एक क्रूर पकड़ के साथ वह उसे देखते रहने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वह गिरे हुए रक्षक को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। वह जीव एक भयावह हंसी हंसता है, उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक उठती हैं और वह उस पल का आनंद लेता है। युवती भयभीत होकर देखती है, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह राक्षस द्वारा बंदी बना ली गई है। जैसे ही वह राक्षस हमला करने वाला होता है, एक तेज रोशनी हवा में फैलती है और सीधे उसके सीने पर लगती है। इस शक्तिशाली प्रहार से वह राक्षस लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर जाता है और उसका सिर झटके से पीछे की ओर झुक जाता है। जिन और बाकी अनुरक्षक ठीक समय पर पहुंच जाते हैं और वह युवती के पास दौड़कर जाता है, ये देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। उनमें से एक आदमी ये देखकर दर्द से चीख उठता है कि उसका साथी अनुरक्षक यांगा लड़ाई में मारा गया है। जिन सभी को सराय के अंदर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग अपनी गिरी हुई साथी को पीछे छोड़ने से हिचकिचाते हैं। वह जीव एक और गुस्से से चीखता है और नए जोश के साथ समूह की ओर बढ़ता है। जिन जल्दी से युवती को अपने पीछे खींच लेता है और उसे राक्षस के लगातार हमले से बचाता है। वह उस जीव से सीधे टकराता है और उनके ब्लेड आपस में टकराकर चिंगारियों और लाल ऊर्जा की बौछार करते हैं। वह सबको सराय के अंदर वापस जाने के लिए चिल्लाता है, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव है, क्योंकि वह उस दुर्जय दुश्मन को पहचान लेता है। युवती अभी भी सदमे में है, अपनी फटी हुई आस्तीन को देख रही है, जो उसे इस बात की याद दिलाती है कि वह मौत के कितने करीब पहुंच गई थी। वह डर और उलझन के मिले जुले भाव से उस राक्षस को घूर रही है। इस भयावह स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए युवती अचानक हुए इस क्रूर हमले से पूरी तरह स्तब्ध, भयभीत आंखों से देखती है। राक्षस एक शक्तिशाली लाल वार से हमला करता है, लेकिन जिन तेजी से युवती को वार से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वह एक भयंकर दहाड़ता है। उसका मांसल शरीर एक काली और भयावह ऊर्जा से चमक उठता है। जिन लड़की को जमीन पर गिरा देता है, उसका मुंह बंद कर देता है और उसे पूरी तरह चुप रहने का इशारा करता है। वह जीव उनके ऊपर मंडराता है, उसकी काली आभा धीरे धीरे आसपास के इलाके को घूर रही है। फिर वह देखता है कि वह अजीब आदमी इस पूरे समय अपनी आंखें बंद रखे हुए है। युवती को अचानक भय का एहसास होता है कि राक्षस की दृष्टि बुरी तरह क्षीण हो गई होगी। वह डर के मारे उससे लिपट जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, जबकि वह प्राणी पास ही खड़ा है और उसे डरा रहा है। राक्षस के चेहरे पर एक चौड़ी डरावनी मुस्कान फैल जाती है, उसका सिल हुआ मुंह खुला हुआ है। वह अचानक मुड़कर सराय की ओर दौड़ता है और जिनको एहसास होता है कि बाकी लोग गंभीर खतरे में हैं। अंदर सराय में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि राक्षस हमला कर रहा है और एक बच्चा लड़ाई में फंस गया है। एक अनुरक्षक जमीन पर मृत पड़ा है और ग्राहक डर के मारे चीख रहे हैं और उसे राक्षस कह रहे हैं। जिन और लड़की डर के मारे देखते हैं कि वह जीव उसके एक और आदमी को निशाना बनाता है। राक्षस कमरे में तबाही मचाता है और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को काट डालता है। वह अपने नंगे हाथों से एक पहरेदार की तलवार पकड़ लेता है और वह आदमी हैरान होकर देखता रह जाता है, सोचता है कि यह कहां से आया। जैसे ही राक्षस की पकड़ मजबूत होती जाती है, भयभीत रक्षक कांप उठता है और अपनी जान की भीख मांगता है। जैसे ही राक्षस आखिरी वार करने के लिए हाथ उठाता है, जिन बीच बचाव के लिए आगे बढ़ता है, वह हमले को रोक देता है, रक्षक को पीछे की ओर उड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है और सीधे उस प्राणी का सामना करता है। एस्कॉर्ट लीडर उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन जिन अपनी जगह पर डटा रहता है और सबको चुप रहने के लिए चिल्लाता है। बाकी गार्ड घबरा जाते हैं, एक अधिकारी को पुकारता है तो दूसरा बचाने के लिए चिल्लाता है। युवा योद्धा जानता है कि यह एक भयानक स्थिति है और उन्हें किसी तरह राक्षस को चुप कराना होगा। मलबे के बीच दुबका हुआ वह जीव घोषणा करता है कि आज रात कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
एस्कॉर्ट लीडर डर के मारे देखता है, उसे एहसास होता है कि राक्षस उन पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। हताश होकर जिन अचानक कमरे में दौड़ता है और उसका ध्यान खींचने के लिए जोर से चीखता है। वह जल्दी से एक बड़े मेजपोश का किनारा पकड़ता है, उसे पूरी ताकत से खींचता है और एक जोरदार झटके से पूरी मेज पलट देता है, जिससे बर्तन जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। इस आवाज से क्रोधित होकर राक्षस अपना सिर घुमाता है और सबको चुप रहने के लिए चिल्लाता है। अब जब उसका पूरा ध्यान उसकी ओर हो गया है, तो जिन कमरे के बीचों बीच उस प्राणी का सामना करते हुए तैयार खड़ा है। उसके अनुरक्षक घबराए हुए देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि युवा स्वामी क्या करने वाला है। युवती ये दृश्य देख रही है, उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा का मिला जुला भाव है। जिन एक छोटे से स्टूल के पास खड़ा है, उसकी नजर अपने अंधे और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पर टिकी है। वह लकड़ी की सीट पर अपना हाथ मजबूती से रखता है, उसका वजन और स्थिति भांपता है। एक तेज लात मारकर वह स्टूल को जमीन पर विपरीत दिशा में सरका देता है। राक्षस तुरंत अपना सिर घुमा लेता है, उसकी इंद्रियां हिलते हुए स्टूल की आवाज पर नजर रखती हैं। एस्कॉर्ट लीडर पूरी तरह से मौन रहने की जरूरत समझते हुए जल्दी से अपने साथी का मुंह ढक देता है। घबराया हुआ आदमी एक पल के लिए छटपटाता है, उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं, फिर उसे योजना का एहसास होता है। जिन हताश होकर इधर उधर देखता है और किसी और चीज की तलाश में जिससे वह उसका ध्यान भटका सके। अचानक युवती हवा में ऊंची छलांग लगाती है, उसका शरीर एक चमकदार नीली आभा से चमक उठता है। वह राक्षस के सिर के किनारे पर एक जोरदार लात मारती है, जिसका प्रभाव सराय में गूंजता है। वार करने के बाद वह स्तब्ध प्राणी से दूरी बनाते हुए शान से उछलकर दूर चली जाती है। वह जमीन पर झुककर बैठ जाती है, उसकी नजरें अपने प्रतिद्वंदी पर टिकी हैं और वह उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। वह युवती आगे बढ़ती है, उसकी आंखें एक भयंकर और अटल दृढ़ संकल्प से भरी है। वह तेजी से वार करती है, उसका चमकता हुआ ब्लेड इतनी तेजी से चलता है कि वह जीव उसे रोक नहीं पाता। लड़ते हुए वह जिन पर चिल्लाती है और उसे जल्दी से दूसरों को स्थिति समझाने के लिए कहती है। वह चिल्लाता है कि राक्षस सिर्फ आवाज से ही लोगों की पहचान करता है और सबको पूरी तरह चुप रहने को कहता है। डरे हुए एस्कॉर्ट्स तुरंत अपने मुंह ढक लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा जोर से सांस भी न लें। जिन जानता है कि सिर्फ चुप रहना इतने शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए काफी नहीं होगा। वह चेतावनी देता है कि अगर यह जीव सुन नहीं सकता तो यह अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके उसका शिकार करना शुरू कर देगा। इससे बचने के लिए उसे पहले कार्रवाई करनी होगी और राक्षस का ध्यान सही तरीके से खींचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसे सिक्कों से भरा एक कटोरा दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि यही उसकी योजना के लिए एकदम सही उपकरण है। वह जानता है कि उसे जल्दी से काम करना होगा, जबकि वह जीव अभी भी युवती के हमले से विचलित है। वह आश्चर्य से देखती है और क्षण भर के लिए ये देखकर भ्रमित हो जाती है कि वह युवा योद्धा क्या कर रहा है। वह शराब की एक बोतल और कुछ खाने का सामान लिए हुए है और अपनी उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर रहा है। यह दृश्य एक तनावपूर्ण गतिरोध का है, जहां युवती राक्षस को व्यस्त रखे हुए है और जिन अपना जाल तैयार कर रहा है। उसकी योजना सबसे पहले सिक्कों की आवाज से राक्षस का ध्यान आकर्षित करने की है। वह सिक्कों की लड़ियां फेंकता है, इस उम्मीद में कि एक साथ होने वाली आवाजें राक्षस को भ्रमित कर देंगी और उसे निष्क्रिय कर देंगी। जब तक वह शोर से भ्रमित रहेगा, तब तक उसे बिना देखे उसके पास जाने का मौका मिलेगा। सिक्कों की खनक के साथ राक्षस रुक जाता है और मुड़कर आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करता है। एक अनुरक्षक सदमे में देखता है कि शोरगुल से पास ही जमीन पर मिट्टी का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। योजना बिल्कुल सही बैठती है और जिन बिना किसी आवाज के उस विचलित प्राणी के ठीक पीछे पहुंच जाता है। वह जानता है कि वह एक भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि उस राक्षस का एक स्पर्श भी जानलेवा हो सकता था। वह सावधानी से अपने हाथ उस जीव की गर्दन पर रखता है और अपनी सांसें रोककर अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन उस नाजुक पल में उसके मुंह से एक जोरदार हिचकी निकलती है, जो तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ देती है। यह आवाज पूरे कमरे में गूंजती है और यहां तक कि डरे हुए एस्कॉर्ट्स में से एक भी घबराहट में हिचकी लेता है। अचानक आए आवाज सुनकर राक्षस के कान फड़कने लगते हैं, उसका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। वह धीरे से अपना सिर उसकी ओर घुमाता है और युवा योद्धा भय से आंखें फाड़कर जम जाता है। उसका दिल सीने में धड़कता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी सोची समझी योजना बुरी तरह से विफल हो गई है। वह जीव पास झुकता है, हवा सूंघता है और अपनी नाक से उसकी सही जगह का पता लगाने लगता है। अपनी जगह पर जड़वत युवा योद्धा देखता रहता है कि राक्षस उसके पास झुकता है, उसका सिला हुआ मुंह उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर है।
उसकी छाती में धड़कने लगती है, उसे एहसास होता है कि उसकी इस बड़ी गलती ने उसे जानलेवा खतरे में डाल दिया है। गहरी सांस लेते हुए वह प्राणी अपनी आंखें बंद रखता है और गंध से अपनी सही जगह का पता लगाने की कोशिश करता है। एस्कॉर्ट्स बस डर के मारे देखते रह जाते हैं, डर के मारे पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं क्योंकि वह विशालकाय आकृति उनके युवा स्वामी के ऊपर मंडरा रही है। लेकिन युवती चुपचाप खड़ी रहने से इनकार कर देती है और हस्तक्षेप करने की तैयारी करते हुए उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ जाता है। वह तेजी से आगे बढ़ती है और उसका चमकता हुआ ब्लेड सीधे उस विचलित राक्षस पर निशाना साधता है। राक्षस जानता है कि वह फंस गया है और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी वरना मरना होगा। जिंदगी मौत के दांव पर वह अपने हाथ उसकी गर्दन से हटाकर उसके चेहरे पर ले जाता है। वह राक्षस की पलकें जबरदस्ती खोलता है, जिससे उसकी रक्तरंजित अदृश्य आंखें अचानक झटके से दिखाई देती हैं। वह प्राणी दर्द और आश्चर्य से एक बहरा कर देने वाली चीख निकालता है, जिससे अविश्वास से देखने वाली युवती दंग रह जाती है। फिर वह अपना सिर आगे की ओर करता है और राक्षस के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जैसे ही वह लड़खड़ाकर पीछे हटता है, वह उसके कंधों पर चढ़ जाता है और उसका मुंह जबरदस्ती खोल देता है, उसकी एकमात्र कमजोरी पर निशाना साधता है। वह तुरंत उसकी योजना समझ जाती है। राक्षस का शरीर तो अभेद्य है, लेकिन उसके मुंह के अंदर का हिस्सा नहीं। ये जानते हुए कि यही उनका एकमात्र मौका है, वह अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करती है और वार करने की तैयारी करती है। जैसे ही वह अपनी ऊर्जा को अपनी तलवार में डालकर निर्णायक प्रहार करती है, उसके चारों ओर एक चमकदार नीली आभा फैल जाती है। वह हवा में ऊंची छलांग लगाती है और खुद को उस बंधे हुए प्राणी के ठीक ऊपर खड़ा कर लेती है। अपनी पूरी ताकत से वह अपनी चमकती तलवार सीधे राक्षस के खुले मुंह में घुसा देती है। चाकू उसके शरीर को चीरता हुआ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से एक घातक वार करता हुआ बाहर निकलता है। वह मूठ पकड़ने की कोशिश करती है और प्रहार की ताकत से उसका शरीर हिल जाता है, जबकि वह जीव छटपटाता है। आखिरी हताशा भरे प्रयास में राक्षस के हाथ उसके गले में गहराई तक धंसे ब्लेड को पकड़ने के लिए ऊपर उठते हैं। वह उसके पास जाता है और अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर उस जीव में धंसी तलवार की मूठ पर रखता है। अपनी संयुक्त शक्ति से वे दोनों नीचे की ओर धक्का देते हैं और काम पूरा करने के लिए ब्लेड को और गहराई तक ले जाते हैं। राक्षस का हाथ, जो ब्लेड को नोच रहा था, अंततः ढीला पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जब वह जीव अंततः उनके नीचे मर जाता है तो अराजक युद्ध अचानक और खामोश हो जाता है। वे एक पल के लिए वहीं रुक जाते हैं, इस भीषण युद्ध के बाद अपनी सांसें थामते हुए। बचे हुए अनुरक्षक केवल देख सकते हैं, उनके चेहरों पर सदमे, राहत और विस्मय का मिला जुला भाव है। अगली सुबह दूर पहाड़ों पर एक शांत रोशनी बिखरती है, जो एक नए दिन का संकेत देती है। बचे हुए दो अनुरक्षक जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं, अपने शहीद साथियों के लिए शोक में उनके सिर झुके हुए हैं। आंगन में मृतकों के शव कतार में रखे हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक सफेद कपड़ों से ढका गया है। बाकी तीन पहरेदार खड़े हैं, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है और वे अपनी हार का शोक मना रहे हैं। एक रक्षक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह युवा योद्धा उनकी ओर आ रहा है। वह आदमी पूछता है कि क्या वह अब जा रहा है, और युवक ने पुष्टि करते हुए कहा कि उसे जल्दी करनी है। एस्कॉर्ट लीडर ने सच्चे दिल से उसे सुरक्षित यात्रा और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। युवक ने भी उससे हाथ मिलाकर उनके स्वास्थ्य और उनकी योजनाओं में सफलता की कामना की। फिर उसने बताया कि उसने पहले किसी चीज के 5 खंड तैयार किए थे, लेकिन अब वह केवल 3 ही देगा। अपने वस्त्र के भीतर से वह 3 जिल्दों वाली किताबों का एक छोटा सा ढेर निकालता है, जो आपस में बंधी हुई हैं। अनुरक्षक नेता उलझन में पड़ जाता है, लेकिन युवक उसे समझाता है कि यह साधना तकनीक उनकी मौजूदा तकनीक से बेहतर है। ये सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं कि यह पौराणिक हृदय रक्षा विधि है। युवक आगे कहता है कि उसने तलवारों के कुछ ज्ञात रूपों को भी शामिल किया है और कहा कि ये मददगार साबित होंगे। वह मन ही मन याद करता है कि यह बहुमूल्य विधि उसके पिछले जन्म में सिलपुंड ने उसे दी थी। उसे याद है कि कैसे इस तकनीक ने उसे 1 दशक से भी कम समय में 60 साल की आंतरिक QE तक पहुंचने में मदद की, जो वास्तव में एक उत्कृष्ट विधि है। एस्कॉर्ट लीडर दंग रह जाता है और पूछता है कि वह उनके लिए इतना सब क्यों करेगा और वे इस नेक काम का बदला कैसे चुका पाएंगे। युवक मुस्कुराता है और कहता है कि उन्होंने साथ मिलकर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी, दोस्त बने, और अब किताबें उसके किसी काम की नहीं रहीं। किताबें पकड़े हुए लीडर गहरी कृतज्ञता से उसकी ओर देखता है और अपने आदमियों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। ये कहते हुए कि उसे जाना ही होगा, युवक जाने के लिए मुड़ता है और समझाता है कि अब और देर करने पर उसे पूरा दिन सफर में गंवाना पड़ेगा।
वह उम्मीद करता है कि वे फिर से बेहतरीन मार्शल आर्ट के रूप में मिलेंगे और एस्कॉर्ट उस स्तर तक पहुंचने और जश्न मनाने के लिए उससे मिलने की कसम खाता है। जैसे ही दोनों सराय से दूर जाते हैं, बाकी 3 पहरेदार उन्हें सम्मानपूर्वक चुपचाप जाते हुए देखते हैं। चलते चलते युवती कहती है कि वह एक अजीब आदमी है, क्योंकि उसने कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट को बाहरी लोगों को तकनीक सिखाते नहीं देखा। वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तकनीकें सानवू कबीले का राज नहीं है। उसका स्वर गंभीर हो जाता है जब वह पूछता है कि क्या वह सचमुच अग्रिम पंक्ति में जाने का इरादा रखती है, और उसे अनगिनत राक्षसों और खतरे के बारे में चेतावनी देता है। वह पहाड़ों की ओर देखते हुए कहती है कि उसने इस बारे में सोचा है और उसे लगता है कि यही उसके लिए सही काम है। वह पिछली रात की भीषण लड़ाई को याद करते हुए बताती है कि मोर्चे पर ऐसे अनगिनत राक्षस मौजूद हैं। इसका मतलब है कि लोग इस समय ऐसे जीवों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और इस हकीकत को वह घर जाकर नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह दृढ़ता से कहती है कि उसने सुरक्षित जीवन जीने के लिए मार्शल आर्ट नहीं सीखी, बल्कि उसके पिता ने उसे हमेशा गर्व से खड़ा होना सिखाया। पिता की ओर मुड़कर वह पूछती है कि क्या वह उसे सिर्फ एक महिला मानते हैं या एक साथी मार्शल आर्टिस्ट। पिता अपनी मुट्ठी भींच लेता है, यह महसूस करते हुए कि उसे उसकी बातों में कोई झिझक नहीं है और उसने उसे एक नासमझ लड़की समझने की भूल की थी। औपचारिक सलामी के साथ वह स्वीकार करता है कि उसने उसकी गहरी धारणा को गलत समझा था और अपनी गहरी क्षमा याचना करता है। युवती मुस्कुराती है, उसकी क्षमा स्वीकार करती है और कहती है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करना जानता है। वह भी एक मंद मुस्कान के साथ उसका जवाब देता है। दोनों योद्धाओं के बीच एक पल का पारस्परिक सम्मान का भाव। आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, यूनान के विशाल ब्लूमेनकल्ट युद्ध क्षेत्र में, जिसे झोगलान के नाम से जाना जाता है। जंगल में एक आदमी दर्द से कराहता है क्योंकि एक खतरनाक मुस्कुराते हुए हमलावर ने उसे पीछे से एक ब्लेड से पेट में घोंपा है। एक महिला बंधक बनाए जाने पर चीखती है, अपने साथी को जमीन पर मरा हुआ देखकर, जबकि एक पंथवादी उस गिरे हुए आदमी का मजाक उड़ा रहा है। ये रक्तदानव कुल्ट के जुड़वां साई द सेवन मिसफॉर्च्यून्स द्वारा पेड़ों से निकलकर अपने शिकार को घेरने के लिए एक बड़े पैमाने पर घात है। नेता जी मैक एक महिला को बंदी बनाकर रखता है और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछता है कि क्या मृत व्यक्ति उसका प्रेमी था, और वादा करता है कि वह उसे जल्द ही भूल जाएगी। उसका भाई गू याजल एक और महिला को पकड़ लेता है और उसके रूप रंग पर भद्दी टिप्पणियां करता है, लेकिन जी मैक उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। अफरा तफरी के बीच एक चमकदार लाल रंग की लौ आसमान में चमकती है, जो अतिरिक्त बल के लिए एक हताश संकेत है। पंथ के एक सदस्य ने दूर से भागती हुई एक महिला द्वारा छोड़े जा रहे संकेत को देखा। एक अन्य पंथी ने लौ को देखा और अपने साथियों को चेतावनी दी कि उन्हें जल्द ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उनका नेता उन्हें पीछे हटने से पहले एक और महिला को पकड़ने का आदेश देता है और समूह पेड़ों से नीचे कूदकर हमला करता है। जमीन पर महिला योद्धाओं का एक दस्ता तेजी से एक रक्षात्मक दल बनाता है, अपनी तलवारें खींचकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। एक पंथवादी शक्तिशाली साइदस्विंग से हमला करता है, जिसका सामना एक योद्धा के ब्लेड से चिंगारियों की बौछार के रूप में होता है। महिलाएं जोरदार लड़ाई लड़ती हैं, एक दूसरे से कहती हैं कि रुको, क्योंकि उनका दस्ता नेता जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। एक योद्धा संघर्ष करती है, उसकी तलवार दुश्मन के हथियार के भारी घुमावदार ब्लेड को रोकने के लिए जोर लगा रही है। जी मैक हंसता है, उनके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उन्हें सचमुच लगता है कि उनका बड़ा बचाव उसे रोकने के लिए काफी है। महिला योद्धाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और वे पंथियों के हमले को हर तरफ से रोक रही हैं। रक्षा दल का नेतृत्व कर रही महिला जोर जोर से सांस ले रही है, उसके चेहरे पर इस भीषण युद्ध का गहरा तनाव साफ दिखाई दे रहा है। अचानक पंथ के नेता का उपहासपूर्ण भाव गायब हो जाता है जब वह ऊपर देखता है और उसे एक नई उपस्थिति का आभास होता है। एक अकेला व्यक्ति जंगल की छतरी के ऊपर हवा में उड़ता हुआ सीधे युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। यह मायोजिमे है, 13 उड़ते हुए ड्रैगन शवों का चौथा दल नेता, जिसे मरते हुए कांधौक के नाम से जाना जाता है। युद्धरत योद्धा उसे आते देखते हैं, उनके चेहरे राहत से चमक उठते हैं और वे खुशी से चिल्लाते हैं कि उनका दल नेता आ गया है। पंथ का नेता दस्ते के नेता के आगमन से घबरा जाता है, लेकिन तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे दूसरों को संभालें, जबकि वह खुद नए आने वाले से लड़ता है। अपने जुड़वां साइथेस को संभालते हुए वह आत्मविश्वास से अकेले ही दुर्जय डाइन कांधौक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दस्ते का नेता अविश्वसनीय गति से नीचे उतरता है और एक शक्तिशाली हमला करता है, जिससे पंथी मुश्किल से बच पाता है। वह देखता है कि उसका बैंगनी ऊर्जावार निशाने से बाल बाल चूक जाता है, उसकी नजर अपने प्रतिद्वंद्वी पर ही टिकी रहती है।
आखिरकार उनके हथियार एक बहरा कर देने वाली टक्कर में टकराते हैं, जिससे हवा में एक शक्तिशाली शॉकवेव फैल जाती है। पंथवादी स्पष्ट रूप से हैरान है, उसका चेहरा दस्ते के नेता के प्रहार के पीछे की ताकत से विकृत हो गया है। एक और तेज और शक्तिशाली झटके के साथ बाज अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे की ओर उछाल देता है और जोर से जमीन पर गिरता है। वह आदमी उसकी गति को रोकने के लिए अपनी साइथेस जमीन में गड़ा देता है और अगले वार के लिए जल्दी से अपने पैर जमा लेता है। तभी उसका एक अधीनस्थ चिल्लाता है और उसे चेतावनी देता है कि एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी आ पहुंचा है। ऊपर एक पेड़ की टहनी पर एक महिला प्रकट होती है, जिसकी पहचान तांग कबीले के स्वॉर्ड पीक की तांगयून के रूप में होती है। वह नीचे के अराजक दृश्य को शांत और स्थिर भाव से देखती है और लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है। पंथ का नेता हताशा में दांत पीसता है, यह महसूस करते हुए कि स्थिति अब और भी खतरनाक हो गई है। क्षणिक व्याकुलता का फायदा उठाते हुए दस्ते का नेता आगे बढ़कर हमला तेज कर देता है। उनके ब्लेड एक बार फिर टकराते हैं, जिससे दोनों योद्धा एक भयंकर तेज गति वाले द्वंद्व में फंस जाते हैं। मरते हुए कांगहॉक का भाव पूरी तरह से एकाग्रता में है, क्योंकि वह अपना अथक हमला जारी रखता है। उनकी लड़ाई गति का एक धुंधलापन है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में इस्पात और ऊर्जा बार बार टकरा रहे हैं। पंथ का नेता एक बंधक को पकड़ लेता है और अपने भाई को आदेश देता है कि वह उनके मुख्य लक्ष्य को पकड़ ले और जब तक वह रेखा पर बना रहे, पीछे हट जाए। अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए शेषपंथी तांग कबीले की महिला की ओर छलांग लगाते हैं। वह उन्हें बेफिक्र भाव से आते हुए देखती है, मानो उनकी संख्या देखकर वह प्रभावित न हो। लेकिन लड़ने के बजाय वह शान से पेड़ों पर छलांग लगा देती है और उन्हें उनका पीछा करने पर मजबूर कर देती है। वह जंगल में पंथियों का पीछा करते हुए उन्हें घुमावदार रास्ते में और अंदर खींच लेती है। उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान है, जो बताती है कि यह पीछे हटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। पंथियों में से एक संघर्ष करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बेहोश महिला के बोझ तले दबा वह उसे अपने कंधे पर उठाए हुए है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से सिकुड़ी हुई हैं और वह खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, पीछे छूटने से इनकार कर रहा है। अचानक एक योद्धा पेड़ों से उतरता है और बंधक को ले जा रहे आदमी पर अचानक हमला करता है। उसकी चमकती हरी तलवार पंथवादी के पेट को चीरती हुई साफ तौर पर उसे अपने बंदी को गिराने पर मजबूर कर देती है। वह दर्द से चीखता है और अप्रत्याशित और दुर्बल करने वाले प्रहार से लड़खड़ा जाता है। योद्धा अपनी गिरी हुई साथी को पकड़ लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही अपना काई फ्लो अनलॉक कर लेगी। पंथ का नेता दंग रह जाता है और एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को पहचान लेता है, जो डायन कांग ड्रैगन सेगुनल है। जैसे ही और योद्धा आकाश से नीचे उतरते हैं, वह गुस्से से चीखता है, यह महसूस करते हुए कि वे एक जाल में फंस गए हैं। तांग कबीले की महिला मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या मूर्ख राक्षसी नेताओं को अभी अभी पता चला है। वह तुरंत एक और पंथी से भिड़ जाती है, उसकी तलवार अविश्वसनीय बल से उसके शरीर से टकराती है। घायल नेता उसे कोसता है, जबकि उसका अधीनस्थ उसे नए आगमन पर नजर रखने की चेतावनी देता है। वे भयभीत होकर देखते हैं कि नीचे रास्ते पर उनके आदमी ड्रैगन की लाश से पूरी तरह घिर गए हैं। उनके बीच एक शांत और प्रभावशाली व्यक्ति प्रकट होता है, 13वें उड़ते ड्रैगन की लाश के कप्तान फैंग यान। कप्तान बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करता है, अपनी तलवार से लाल ऊर्जा की एक विशाल प्रचंड लहर छोड़ता है। पंथी भाई शक्तिशाली हमले में पूरी तरह से घिर जाने पर डर के मारे कैप्टन का नाम चिल्लाता है। दूसरी ओर उपदल की नेता अपनी साथी योद्धा को बचाकर एक पेड़ की टहनी पर सुरक्षित उतरती है। वह युद्ध के मैदान की ओर देखती है, जहां उसके सहयोगी पंथियों को व्यवस्थित रूप से परास्त कर रहे हैं। कैप्टन फैंग यान स्थिर खड़े हैं, उनके एक ही शक्तिशाली प्रहार ने पूरी लड़ाई का रुख मोड़ दिया है। एक और योद्धा बड़ी सहजता से राक्षसी पंथियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, उसका ब्लेड एक चमकदार सुनहरी ऊर्जा से चमक रहा है। वह हान झो सिंह है, जो दस्ते का पहला नेता है, जो रूखेपन से कहता है कि उन्होंने उसे एक सुखद सपने से जगाया है। पंथ के नेता को तब निराशा का सामना करना पड़ता है जब वह पौराणिक नीलागस्त तलवार ड्रैगन को पहचान लेता है। उसका भाई उसे भागने के लिए कहता है और नेता अनिच्छा से पीछे हट जाता है, ये कसम खाते हुए कि वह इस हार को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन सगुनल उनके रास्ते में आ जाता है और उन्हें ठंडे स्वर में बताता है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं और यही उनका अंत होगा। पंथ का नेता भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डायन कांग ड्रैगन उसे रोकने के लिए हवा में उछल पड़ता है। सागुनल का ब्लेड उस आदमी की बांह पर वार करता है, लेकिन घायल नेता दांत पीसता है और धमकियां देते हुए भागता रहता है। 7 दुर्भाग्यों के बाकी सदस्य अपने नेता का पीछा करते हुए घने जंगल में गायब हो जाते हैं।
इस शांत घटना के बाद कैप्टन फैंग यांग हान झोसेन के पास खड़े हैं और सिसकियों की आवाजें हवा में गूंज रही हैं। एक योद्धा अपने शहीद साथी के शव पर रो रहा है, उसका नाम पुकार रहा है और उससे जागने की विनती कर रहा है। तभी दस्ते का नेता मा यू जियाम एक और आदमी के साथ आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। बिना किसी चेतावनी के वह नए आने वाले का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से पूछता है कि वह सील पेंग इतनी देर से क्यों आया। वह चिल्लाता है कि अगर सील पेंग समय पर पहुंच जाता तो वे 7 दुर्भाग्यशाली लोगों में से कम एक और को हरा सकते थे। सील पेंग भारी मन से नीचे देखता है, माफी मांगता है और बताता है कि उसके अपने दस्ते पर भी घात लगाकर हमला किया गया था। यू जियाम उसे एक गैर जिम्मेदार कमीना कहता है और कहता है कि एक तुच्छ सैनिक को कभी नेता नहीं बनाया जाना चाहिए था। एक महिला योद्धा उनके बीच आती है और चौथे दस्ते के नेता से कहती है कि वह रुक जाए और अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। वह बताती है कि 7वां दस्ता 5 चालाक आत्माओं और एक छिपी हुई मकड़ी की आत्मा से लड़ा था, जिसमें 2 सदस्य मारे गए थे। यू जियाम को याद आता है कि मकड़ी की आत्माएं खतरनाक राक्षसी जीव हैं जो लोगों के सार को अवशोषित करके और भी मजबूत हो जाती हैं। उपदल नेता उसे याद दिलाता है कि ऐसे जीवों का पता चलते ही उन्हें तुरंत मार देना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिससे वह अच्छी तरह वाकिफ है। वह उपेक्षापूर्ण ढंग से उपहास करता है लेकिन चुप हो जाता है। उसके और थके हुए सील पेन के बीच तनाव अभी भी हवा में बना हुआ है। उपनेता गुस्से में यू जियाम से भिड़ जाती है और मांग करती है कि वह तुरंत उसके दस्ते के नेता से माफी मांगे। सील पेंग उसे रुकने के लिए कहती है और धीरे से उसे याद दिलाती है कि यू जियाम ने भी अभी एक दस्ते के सदस्य को खोया है, लेकिन वह पलटकर कहती है कि उन्होंने भी खोया है। वह बस मुस्कुराता है, अपने अधीनस्थ को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह ठीक है और उसे उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है। वह चुपचाप नीचे देखती है, उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही है कि उसके नेता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तांग कबीले की महिला सील पेंग से साफ साफ कहती है कि उसके कोमल स्वभाव के कारण ही यू जियाम उस पर हावी हो जाता है, जिससे उसके दस्ते के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वह जवाब में सिर्फ घबराहट से हंसता है, जबकि वह अपनी बाहें क्रॉस करके आहें भरती है, साफ तौर पर उसके निष्क्रिय रवैये से परेशान। सा गुनिल बीच में आता है, सील पेंग के कंधे पर हाथ रखकर यू जियाम के लिए माफी मांगता है। सील पेंग कहता है कि वह समझ गया है। हान जो सुन कप्तान की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या नए रंगरूटों को उसी दिन आना है। कप्तान ये कहते हुए चला जाता है कि उन्हें उपयोगी होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी उनका आना राहत की बात है। इसी बीच सराय का एक युवा योद्धा आखिरकार आ जाता है और चुपचाप उम्मीद करता है कि नए रंगरूट कुछ समय तक जिंदा बच जाएंगे।